नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चंस और आंसर्स जो होंगे वो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक, यानी इकाई संख्या 1 से लेकर के इकाई संख्या 8 तक एक प्रकार से जो आपका सिलेबस है बेसिकली 8 इकाइयों में बटा हुआ है, उन सभी सिलेबस से बनने वाले क्वेश्चंस होंगे। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, 6, 7 और 8, इन सभी को एक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। इन सभी इकाइयों से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास का नाम है महामैराथन क्लास। महामैराथन क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर की श्रृंखला आएगी, जिससे लाभान्वित हो जाएंगे मेजर और माइनर दोनों के बच्चे। यानी अगर आपकी परीक्षा मेजर हो रही है, मेजर आपका कोर्सेस है, चाहे माइनर में आपका कोर्स है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, बीए के 3rd सेमेस्टर में आप हैं, तो आपको एक प्रकार से यह लेक्चर पूरा देख लेना है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मेजर और माइनर दोनों के लिए। साइकोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट होता है बीए के 3rd सेमेस्टर में, तो आपको सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान आपको पढ़ना पड़ता है। यानी साइकोलॉजी आप सोशल बिहेवियर, ठीक है, सामाजिक व्यवहार के मनोविज्ञान के बारे में आपको जानना होता है। बीए 3rd सेमेस्टर 2025 की परीक्षाओं के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आइए एक एक करके मैं प्रश्नों को समझने का प्रयास करता हूँ और बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीज़ों को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चले आ जाइए भैया, सभी दोस्तों को अपने बुला लीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिएगा। बीए 3rd सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का लेक्चर शुरू हो गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समाज मनोविज्ञान क्या है? समाज मनोविज्ञान मतलब होता है सोसाइटी का अध्ययन करने वाला या सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला, सामाजिक बिहेवियर का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान होता है। सबसे पहली बात यहाँ पर समाज क्या है। समाज की बात की जाए तो मैकाइबर और पेज नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है। सामाजिक संबंध क्या है? यानी जैसे आप और हमारे बीच का जो संबंध है वो सामाजिक संबंध है। जैसे कि आप देखते हैं समाज में एक जाल क्रिएट होता है, फला व्यक्ति का फला व्यक्ति से संबंध, रमेश का मुकेश से संबंध है, मुकेश का सुरेश से संबंध है, सुरेश का भी मुकेश से संबंध है। इस तरीके से हर व्यक्ति का हर एक दूसरे व्यक्ति से संबंध है और इस तरीके से समाज के लोग एक प्रकार से अन्योन्य आश्रित के रूप में उनसे, मतलब अन्योन्य आश्रित का मतलब होता है कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, कोरिलेट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से संघर्ष भी करते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। समाज एक अमूर्त व्यवस्था होती है। समाज क्या है भैया? एक अमूर्त व्यवस्था है। यानी समाज यानी सोसाइटी कैसी है? ऑब्स्ट्रैक्ट है। इसको ना तो आप देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, क्योंकि संबंधों को ना तो देखा जा सकता है और ना ही इसको स्पर्श किया जा सकता है, बस केवल इसको आप महसूस कर सकते हैं। तो संबंध बेसिकली संबंधों की व्यवस्था होती है। तो संबंध होता है वो, या समाज का जो बिहेवियर है वही संबंध होता है। व्यक्तियों के बीच बीच में जो संबंध है वही समाज होता है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो होता है ये क्या होता है? पहले जब मनोविज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ, मैंने प्रथम सेमेस्टर में आपको बताया, मनोविज्ञान सबसे पहले कहा गया मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ठीक है। फिर विद्वान आए, इस पर खंडन मंडन की प्रक्रिया हुई, तमाम विद्वानों के द्वारा एक प्रकार से चीज़ों को खंडित किया गया। इसको बहुत सारे विद्वानों ने सपोर्ट भी किया, इस परिभाषा को मनोविज्ञान की, हाँ, कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। लेकिन फिर एक विद्वानों का समय आता है, कुछ विद्वान आते, उन्होंने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान मन का विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोल या सोल, यानी ये आत्मा का विज्ञान है। फिर कुछ विद्वानों ने कहा कि हाँ भाई ठीक बात बोली है। फिर कुछ विद्वान इस पर सहमति जताते, कुछ विद्वान इसका विरोध करते हैं। और फिर कुछ समय के बाद में एक तीसरी परिभाषा आती है मनोविज्ञान की, वो आती है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब ये भी परिभाषा कुछ दिनों तो चलती रही निर्विवाद रूप से, लेकिन फिर भी आधुनिक मनोवैज्ञानिक तमाम सारे आए, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ना तो मन का विज्ञान है, ना ही आत्मा का विज्ञान है और ना ही चेतना का विज्ञान है। मात्र मन के विज्ञान में मनोविज्ञान के समस्त पहलू नहीं समाहित होते हैं, ना ही आत्मा का विज्ञान कहने से मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को संपूर्ण कर पाता है, और ना ही चेतना के विज्ञान में एक प्रकार से अपने आप को पूर्ण मानता है मनोविज्ञान। तो भैया प्रश्न उठता है कि मनोविज्ञान फिर है क्या? मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र में क्या मुख्य पॉइंट क्या शामिल है? तो एक बात विद्वानों ने कही कि मनोविज्ञान जो होता है वो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर।
ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। एक मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है दूसरों के प्रति, अपनों के प्रति, तो उसका व्यवहार कब बदलता है, किस सिचुएशन में मनुष्य कैसा व्यवहार करता है। बेसिकली इन्हीं मनुष्यों के व्यवहारों के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा मनोविज्ञान घूमता रहता है। तो मनोविज्ञान यह होता है, मनुष्य का व्यवहार ही एक प्रकार से क्या क्रिएट करते हैं, आपका जैसा बिहेवियर होगा, आपका जैसा व्यवहार होगा, उसी व्यवहार के बेस पर ही आपका सामाजिक बैकग्राउंड क्लियर होता है, सामाजिक आधार फिक्स होता है, सामाजिक स्तरीकरण होता है, आपका सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक भूमिका, सामाजिक सिचुएशन का निर्माण होता है। तो समाज में आपको एक प्रकार से आपके बिहेवियर से रिस्पेक्ट और आपके बिहेवियर से ही डी रिस्पेक्ट मिलती है। तो कहीं ना कहीं पे सामाजिक व्यवहार जो होते, मतलब जो व्यवहार होता है मनुष्य का, वो मनुष्य का व्यवहार सामाजिक व्यवहार का निर्माण करने में या सामाजिक संबंधों को बनाने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर के सामाजिक जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की एक शाखा है जो समाज के जो संबंध है या समाज की जो बिहेवियर है, मनुष्य के समाज में रह रहे लोगों के, उनके बिहेवियर का अध्ययन करता है। कुल मिलाकर के सामाजिक मनोविज्ञान जो है ये एक प्रकार से समाज शास्त्र का भी एक पार्ट है, साथ ही साथ में मनोविज्ञान का भी एक पार्ट है। दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे से अन्योनाश्रित रूप से संबंधित हैं। समाज शास्त्र मनोविज्ञान को भी प्रभावित करता है और मनोविज्ञान समाज शास्त्र को भी प्रभावित करता है। इस तरीके से दोनों एक प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं और इसीलिए एक नई शाखा जन्म लेती है सामाजिक मनोविज्ञान की या समाज मनोविज्ञान की, सोशल साइकोलॉजी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो मैंने पूरा इतिहास आपको बताया कि किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है और किस तरीके से ये विषय वस्तु में क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती है, यानी इसका विषय क्षेत्र, इसकी प्रकृति, ये सब आप समझ गए, नेचर वगैरह। ठीक है, तो समाज मनोविज्ञान बेसिकली यही होता है। क्या है समाज मनोविज्ञान? प्रेरक सामाजिक परिस्थितियों, प्रेरक माने मोटिवेशन वाला जो सामाजिक सिचुएशन होती है, सोशल सिचुएशन के संदर्भ में किया गया वैज्ञानिक अध्ययन होता है। यानी कि सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया वैज्ञानिक अध्ययन होता है सामाजिक मनोविज्ञान या समाज मनोविज्ञान। ठीक है, प्रेरक सामाजिक परिस्थितियाँ, ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ जो मोटिवेट करती हैं लोगों को। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे समाज मनोविज्ञान की प्रकृति बताइए। प्रकृति माने होता है नेचर, नेचर ऑफ सोशियो साइकोलॉजी। तो समाज मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कहने का तात्पर्य ये होता है, देखिए किसी विषय वस्तु को वैज्ञानिक या किसी विषय वस्तु को केवल ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट या मानव शास्त्र कह देना कैसे संभव होता है? क्यों हम इसको किसी सब्जेक्ट को विज्ञान कह सकते हैं, किसी को अर्ध विज्ञान, किसी को पूर्ण विज्ञान, किसी को अपूर्ण विज्ञान कहते हैं। सॉरी, इसके पीछे लॉजिक है। जैसे कि समाज मनोविज्ञान क्यों एक प्रकार से जो है वैज्ञानिक विषय वस्तु है, इसकी प्रकृति जो वैज्ञानिक कैसे, साइंटिफिक कैसे है? इसका कारण ये है महोदय कि चूंकि समाज का जो संबंध होता है, उस समाज शास्त्र क्या करता है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, वार्ड, समनर, गिडिंग्स, तमाम प्रकार के विद्वानों ने इस बात पर मोहर लगाई। तो और ऐसे ही मनोविज्ञान भी जो है वैज्ञानिक अध्ययन करता है मनुष्य के व्यवहार का। तो मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके अध्ययन करता है। ऐसे ही समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का अध्ययन सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है, जुकाम वगैरह, लगातार बदलते मौसम के साथ साथ आप जान ही रहे हैं जो है चीज़ें बदल रही हैं और लगातार मैं अपना ख्याल नहीं रख पाता हूँ। ठीक है, और इस वजह से एक प्रकार से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि जो पानी मिला पानी पी लिए, जो कब भोजन कब खाना है कब नहीं खाना है, ये सब टेंशन मतलब मेरे को नहीं होता। मैं बस आप लोगों के इसी में स्टडी में भिड़ा रहता हूँ। मुझे बहुत डांट पड़ती है घर वालों से कि भाई आप जो है, मतलब रूम बंद हो जाता तो मैं पता नहीं चलता कि कब बाहर निकलता हूँ कब अंदर रहता, मतलब इसी में अपना एक प्रकार से सारा सिस्टम बैठा के इसी में अपना काम किया करता हूँ। और जब खाने का मन करता है, बहुत भूख लग जाती है, तब बाहर निकलता हूँ और खाने के लिए बोलता हूँ। तो इस वजह से थोड़ी सी तबीयत डाउन रहती है। अब ख्याल रखेंगे अपना। ठीक है, तो समाज मनोविज्ञान में आपको समझा रहा था इसकी प्रकृति। देखें, समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का अध्ययन जो है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके करता है। समाजशास्त्र में समाज का वैज्ञानिक अध्ययन क्या आता है, और समाज क्या है, सामाजिक संबंध होते हैं जो मनुष्यों के बीच में पाए जाते हैं, तो उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है।
तो पहले शब्द का वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके। ऐसे ही मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का भी वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ह्यूमन बिहेवियर का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। तो जब दोनों एक प्रकार से दोनों पार्ट आपस में, समाज भी वैज्ञानिक अध्ययन करता है और ये भी वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक मिल गया, तो एक नया वैज्ञानिक यानी कि एक विषय वैज्ञानिक विषय के रूप में आया। चूंकि सोशियोलॉजी पूर्ण विज्ञान नहीं है, ना ही मनोविज्ञान पूर्ण विज्ञान है, लेकिन मनोविज्ञान का एक प्रकार से जो फैक्ट है ह्यूमन बिहेवियर वाला, वो वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में एक प्रकार से लगभग बहुत ज़्यादा चीज़ें वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान एक प्रकार से पूर्ण रूप से विज्ञान की कैटेगरी में आता है, लेकिन समाजशास्त्र उससे कम कैटेगरी में आता है। लेकिन समाज का जो पक्ष यहाँ पर मनोविज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, वो पक्ष वैज्ञानिकता को अपने आप में समेटे हुई है। इस वजह से वैज्ञानिक विषय वस्तु इसके कहने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समाज मनोविज्ञान की प्रकृति पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति से मनुष्य के सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल राइट है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विज्ञान के अनिवार्य तत्व क्या क्या हैं, बताएं। विज्ञान के अनिवार्य तत्व क्या क्या होते हैं, यानी किसी विषय वस्तु को वैज्ञानिक हम कैसे कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो अगर कोई शास्त्र सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है और मतलब क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज़ें उसमें फिक्स हैं, लिखी हुई हैं, तो वह शास्त्र या वह विज्ञान एक प्रकार से क्या कहलाएगा, वह वैज्ञानिक प्रकृति का कहलाएगा। तो विज्ञान के अनिवार्य तत्वों में वैज्ञानिक पद्धति, यानी कोई शास्त्र या विज्ञान में अगर वैज्ञानिक पद्धति का यानी कि साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके उसके नियमों को समझा जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो वो विषय वस्तु वैज्ञानिक है। सार्वभौमिकता मतलब होता है यूनिवर्सलिटी, यानी कि जैसे यूनिवर्सल चीज़ें क्या हैं, जैसे कि सूर्य पश्चिम से, मतलब सूर्य पूरब से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं, तो ये कभी बदलती नहीं। यूनिवर्सल चीज़ें जो होती हैं वो भी वैज्ञानिकता की कैटेगरी में आती है। यानी विज्ञान जब उसके नियम सार्वभौमिक होंगे, सभी जगहों पर समान काम करेंगे, तो वह विषय वस्तु वैज्ञानिक होगी। ऐसे अलावा उसके सिद्धांत जो होंगे, उसके जो आंकड़े होंगे, उसके डाटा जो होंगे, वो प्रमाणिक होंगे, सिद्ध होंगे, तभी एक प्रकार से कोई विषय वस्तु वैज्ञानिक कही जाएगी। कार्य कारण संबंधों की खोज करता हूँ, यानी कि कोई भी जो है कार्य गिर या कोई भी सिद्धांत आया, कोई भी कार्य है तो क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है, उसके तह तक जाना, अगर उसके संबंधों की खोज हो गई अच्छे तरीके से, तो भी वैज्ञानिक विषय है। भविष्यवाणी करने में सक्षम हो और तथ्यात्मकता यानी कि फैक्ट पर बात करता हो, ठीक है, लाग लपेट की बात ना करता हो इतिहास की तरह, तो एक भी बात ध्यान रखेंगे, तो ये भी एक प्रकार से वैज्ञानिकता के कैटेगरी में आता है। तो ये सब वैज्ञानिक मतलब विज्ञान के अनिवार्य तत्व हैं। अगर इन पद्धतियों के या सार्वभौमिकता, प्रामाणिकता, कार्यकारण संबंधों की खोज, भविष्यवाणी और तथ्यात्मकता पर नजर डालें, तो इसमें सामाजिक मनोविज्ञान जो है या समाज मनोविज्ञान पूर्ण रूप से खरा उतरता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न है, सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र बताइए, यानी विषय क्षेत्र इसका क्या है। तो इसमें आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डायरेक्ट बन गया कि समाज मनोविज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति और विज्ञान के अनिवार्य तत्व बताते हुए इसका विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका बन गया। तो ऐसे में आप तमाम चीज़ों को जान पा रहे हैं एक ही वीडियो के माध्यम से। तो ये यूनिट नंबर 1 में है। सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण मानव समाज का समावेश होता है, यानी कि संपूर्ण मानव समाज का समावेश होता है किसके अंतर्गत, सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। अतः सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक अंतःक्रियाओं के संदर्भ में संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। बिल्कुल करता है। तो संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है और सामाजिक अंतःक्रियाओं के रेफरेंस में, सामाजिक अंतःक्रियाओं के संदर्भ में, चूँकि कई विद्वानों ने समाज को भी कहा कि सामाजिक अंतर्क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक अंतर्क्रियाएं मनुष्य के बिहेवियर पर डिपेंड करती हैं, तो इस वजह से एक प्रकार से इसके अंतर्गत मानव का व्यवहार जो होता है, उसके द्वारा जो संपूर्ण समाज होता है, उसी का अध्ययन सामाजिक अंतःक्रियाओं के संदर्भ में सामाजिक मनोविज्ञान करता, तो इसका विषय क्षेत्र हो गया ये। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 5वां नंबर प्रश्न है भैया। प्रश्न है, सामाजिक मनोविज्ञान की क्या समस्याएं हैं बताइए। सामाजिक मनोविज्ञान की क्या समस्याएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान की समस्याएं कई सारी हैं। पहली बात तो समाजीकरण की समस्या। समाजीकरण क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसको आप सोशलाइजेशन कहते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा एक जैविक प्राणी एक सामाजिक प्राणी बनता है। अब आपके ऊपर से चला गया होगा ये जो मैंने शब्द कहा कि एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी मनुष्य बनता है इस प्रक्रिया के द्वारा। समाजीकरण बेसिकली मान लेते कोई लड़का पैदा हुआ, अब उस लड़का जब पैदा हुआ तो सारी चीज़ें पैदा होती थोड़ी ना सीख जाएगा। वो मनुष्य का वो एक प्रकार से एक चमड़े का एक टुकड़ा मात्र होता है जब बच्चा पैदा होता है। उसको कुछ अता पता नहीं होता समाज के नियम के बारे में, समाज के कायदे के बारे में, समाज की परंपरा, रीति रिवाज, क्या अच्छा है क्या बुरा है, नैतिकता क्या है, चोरी करना पाप है, या जो भी चीज़ें हैं, तमाम प्रकार की समाज के नियम कायदे, कौन पिता कौन माता, ये सब वो नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता वो बच्चा। कब जानता है वो बच्चा,
बच्चा तब जानने लगता है जब वो समाज के संपर्क में आता है। बच्चा धीरे धीरे करके जो कुछ देखता है, सुनता है, महसूस करता है, उसको एक प्रकार से धीरे धीरे वो सीखता चला जाता है। इस तरीके से जो बच्चा पैदा हुआ था कुछ नहीं जानता था, वो एक प्रकार से धीरे धीरे करके समाज के संपर्क में आकर के सीखता जाता है और एक प्रकार से वो बच्चा बड़ा होकर के जब प्रौढ़ अवस्था में आता है तो समाज की तमाम चीज़ों को जान जाता है। तो ये एक प्रकार से ये जो बच्चा शैशवावस्था में था, इसके बाल्यावस्था में आया, फिर बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आया, फिर प्रौढ़ावस्था में गया, तो यह बच्चा एक प्रकार से बहुत कुछ सीखा। किससे? समाज से। किस प्रक्रिया के द्वारा? समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। यानी ये प्रक्रिया समाजीकरण की प्रक्रिया ही कहलाती है। इसके द्वारा समाज के रीति रिवाजों को एक बच्चा सीखता है। ठीक है, समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, किससे कैसे बात करनी है, रिस्पेक्ट कैसे देनी है, यही सब सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, तो समाजीकरण आपने देखा होगा, बालिका अन्ना, कैस्पर हाउजर और ऐसे ही तमाम प्रकार के बच्चे जो है, रामू नाम का एक बच्चा मिला था लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। तो ये सब बच्चे समाज से किसी कारण से अलग हो गए थे, समाज में इनकी परवरिश नहीं हुई थी, इनकी परवरिश जंगल में हुई। इस वजह से आप देखेंगे इनका व्यवहार जानवरों जैसा था, चारों पैरों से चलते थे, यानी कि दोनों हाथ और दोनों पैरों को मिला करके, जैसे जो बच्चा देखेगा शुरू से वही करेगा। ठीक है, तो वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसी वजह से। तो समाजीकरण में समस्या, सामाजिक मनोविज्ञान की समस्या, पहली समस्या समाजीकरण की समस्या। दूसरी समस्या है व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करने में। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति का व्यवहार हम अच्छे तरीके से जान नहीं पाते हैं। व्यक्ति का व्यवहार कब बदलता है और कब एक प्रकार से, चूंकि मनुष्य जो है अनंत इच्छाओं का स्वामी है, मनुष्य जो है एक प्रकार से परिवर्तनशील प्राणी है, मनुष्य के विचार तमाम प्रकार के हमेशा बदलते रहते हैं। तो ऐसे में उनके विचारों को पढ़ना है, मनुष्य के व्यवहार को, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, या ह्यूमन बिहेवियर की परिभाषा एक बार दे देना कि मनुष्य का व्यवहार यही है, या एक दायरे में मनुष्य के व्यवहार को समेट देना, ये मूर्खता होगी किसी भी विद्वान की। यानी ह्यूमन बिहेवियर को एक प्रकार से समझना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल सा प्रतीत होता है, असंभव सा है, क्योंकि कब समय और परिस्थिति के साथ साथ मनुष्य के व्यवहार में चेंजमेंट आता रहा है। आदिकालीन समाज से लेकर के अब तक के समाजों में मनुष्य का व्यवहार बहुत कुछ बदल चुका है। तो बदलते हुए मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान सिखाता है। तो ऐसे में एक प्रकार से लगातार मनोविज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान के समक्ष ये समस्या उत्पन्न होती रहती है या खड़ी रहती है कि भाई आप उस मनुष्य के बिहेवियर का अध्ययन कैसे करेंगे जब मनुष्य का बिहेवियर फिक्स ही नहीं कि मनुष्य का बिहेवियर कैसा होगा। तो व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या, ये भी एक प्रकार से सामाजिक मनोविज्ञान की एक समस्या है। तीसरी समस्या है कार्य कारण संबंधों की विवेचना करने में, यानी कोई घटना कैसे हुई, क्यों हुई, उसके संबंधों की विवेचना करने में भी इसको कहीं ना कहीं पे समस्याओं का सामना करना पड़ा है सामाजिक मनोविज्ञान को। और व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करना कि फला व्यक्ति 5 साल के बाद में इसका व्यवहार ऐसा होगा, ये भी मनोविज्ञान नहीं बता सकता। और इस वजह से कभी कभी एक प्रकार से सामाजिक मनोविज्ञान पर भी डाउट होने लगता है कि जब ये भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है तो ये वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन पूर्णतः वैज्ञानिक, जैसे गणित जैसा वैज्ञानिक नहीं है, गणित से थोड़ा नीचे वैज्ञानिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री से नीचे वैज्ञानिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो आप लोग लिख लीजिएगा, समझ में चीज़ें आ रही होंगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6ठा नंबर प्रश्न है भैया, सामाजिक मनोविज्ञान का महत्व बताइए। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस बताइए, क्या महत्व है, क्यों हम इसको पढ़ते पढ़ाते हैं, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की, वही इसका महत्व डिसाइड ही करता है कि क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली बात, सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन से स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि सामाजिक जीवन जीने के लिए मोटिवेशन मिलता है। एक स्वस्थ सामाजिक जीवन जीने के लिए अच्छा सामाजिक व्यवहार डेवलप होता है और तमाम प्रकार की फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा सामाजिक स्थिरता आती है, समाज में एक प्रकार से स्थिरता आती है। साथ ही साथ में विघटनात्मक तत्वों का निस्तारण होता है। ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स जो कि विघटन करते हैं मनुष्य के सामाजिक जीवन में या उसके स्वस्थ जीवन को प्रभावित करते हैं, उनको एक प्रकार से उनका निराकरण किया जाता है, सामाजिक समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है ये। इसके अलावा व्यक्तित्व विकास में योगदान, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान एक प्रकार से आपको ये बताता है कि किस तरीके से अपना आप पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि डोले शोले बना लिया जिम करके पर्सनालिटी नहीं। पर्सनालिटी मतलब होता है खोपड़ी का भी विकास होना, बुद्धि का भी विकास होना, ज्ञान विवेक सबका विकास होना, साथ साथ आपके शरीर का डेवलपमेंट भी होना। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
तथा समाज में शांति की स्थापना होती किसके द्वारा? सामाजिक मनोविज्ञान के द्वारा। क्योंकि सामाजिक बिहेवियर से हम ये जान पाते हैं कि कौन से व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, या कुछ हद तक पता कर पाते हैं, सारी चीज़ें नहीं जान पाते, लेकिन हाँ मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन हम पता कर पाते हैं कि भाई व्यक्ति कैसा होगा, किस तरीके का व्यक्ति होगा, तो उसको हम पता कर पाते हैं। तो इस वजह से हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं। ऐसे जो व्यक्ति जो मानसिक संतुलन जिनका ठीक नहीं, उनका इलाज करके हम चीज़ों को एक प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, समाज में शांति व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान के कई सारे महत्व हैं। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्या सामाजिक मनोविज्ञान को प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण कहा जा सकता है? यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान को हर एक दृष्टि से देखें तो पूर्ण कह सकते हैं। ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं जिसे प्रत्येक दृष्टि से आप पूर्ण कह सकते हैं। यानी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी विषय ऐसा नहीं जिसको आप पूर्ण रूप से वैज्ञानिक कह सकते हैं। अतः सामाजिक मनोविज्ञान भी अपूर्ण है, इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। ना कोई चीज़ सत्य होती है, ना कोई चीज़ गलत होता है। समय परिस्थिति के हिसाब से और वातावरण, देश काल परिस्थिति, इनके हिसाब से एक प्रकार से चीज़ें गलत और चीज़ें सही होती हैं, चीज़ें वास्तविक और अवास्तविक होती हैं, चीज़ें अच्छी और बुरी होती हैं। किसी चीज़ के लिए वही चीज़ कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी वही चीज़ें बुरी लगती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ये समय का सब खेला होता है महोदय। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 8वां नंबर क्वेश्चन से भाई फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सामाजिक संपर्क किसे कहते हैं? सोशल संपर्क जिसको कहते हैं, सामाजिक संपर्क क्या है? देखिए, सामाजिक संपर्क अंतःक्रिया का प्रथम चरण होता है। जब आप आपस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है और अपने विचारों को साझा करता है तो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है। उसी संचार के माध्यम से क्या होता है? अंतःक्रिया होती है। सो संचार एक प्रकार से सामाजिक संपर्क जो होता है वो संचार होता है। अपने विचारों को दूसरे विचारों साझा करते हैं, एक दूसरे की अंतर्क्रियाएँ होती हैं। इसमें मानसिक प्रभावकारिता आवश्यक होती है, एक दूसरे से लोग जानते हैं, समझते हैं। तो ये चीज़ें, ये सामाजिक संपर्क होता है। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक मतलब कि संबंध बनते, सामाजिक संबंध डेवलपमेंट होते हैं, एक दूसरे के व्यवहार को लोग समझते हैं। सामाजिक अंतःक्रियाओं के 3 प्रकार हैं, बताइए। सामाजिक अंतःक्रिया के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं भाई? देखिए, सामाजिक अंतःक्रियाओं के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में सामाजिक अंतर्क्रियाएँ होती हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिला तो अंतर्क्रियाएँ हुई, चीज़ें आदान प्रदान हुई। व्यक्ति से समूह से, एक व्यक्ति कोई है वो किसी समूह में जाकर के मिलता है तो समूह के विचारों को ग्रहण करता है और उस व्यक्ति से समूह प्रभावित होता है, समूह से व्यक्ति प्रभावित होता है, तो व्यक्ति समूह से मिलता है। और तीसरा होता है समूह से समूह, यानी एक समूह, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से जब मिलता है तो एक प्रकार से इससे भी सामाजिक अंतःक्रिया होती है। तो अंतःक्रिया के 3 प्रकार हैं, व्यक्ति से व्यक्ति में अंतर्क्रिया, व्यक्ति से समूह में, और समूह से समूह में। तो ये 3 प्रकार की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन से, समाज मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। एक व्यक्ति हैं आलपोर्ट महोदय, FH आलपोर्ट, बड़े फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि सामाजिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्तियों के उस व्यवहार का अध्ययन करता है। किस व्यवहार का? यानी ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि ये आधुनिक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि जिसे वे दूसरे व्यक्तियों तथा सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में व्यक्त करते हैं, तो वह विज्ञान जो व्यक्तियों के उस व्यवहार का अध्ययन करता है, ऐसे व्यवहार का जिसे वे दूसरे व्यक्तियों तथा सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे व्यवहार का अध्ययन मनुष्य के करता है सामाजिक मनोविज्ञान जो होता है। बेसिकली ये चीज़ें आपने समझी। अगर यहाँ पर आपको एक प्रकार से इस लेक्चर का PDF प्राप्त करना जो आप देख रहे हैं, या इसके अलावा और भी PDF प्राप्त करना, जो भी मैंने एक PDF और बनाया हुआ है साइकोलॉजी का, वो भी प्राप्त करना है, और भी लेक्चर प्राप्त करते हैं साइकोलॉजी के आने वाले समय में जो भी क्लास होगी वो। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसके अलावा साइकोलॉजी का ही नहीं बल्कि जितने पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या और भी आपके जो सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की तैयारी एक प्रकार से विधिवत तरीके से करवाई जा रही है। तो जिन छात्र छात्राओं को एक प्रकार से शामिल होना है वो शामिल हो जाए ग्रुप में। SMS करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। परीक्षा आपकी नज़दीक है, जितना जल्दी आप जुड़ जाएंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, और बहुत ही बारीकी के साथ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी शुरू करवा दी गई है, जिसमें मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी बेहतर तैयारी करवाई जा रही है। सभी के PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, लेक्चर, मॉडल पेपर सब मिलते रहेंगे। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके एक प्रकार से इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। आपको एक प्रकार से ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आप अपना नाम और ये सब लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र आपको 100 रुपीज़ जो होंगे सेंड कर देने होंगे। जैसे ही आप ये सेंड करोगे तुरंत आपको एक प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको किससे? व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में एक प्रकार से आपको जो भी क्लासेस होंगी आने वाले समय में वो सब, उन सभी की लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। साथ ही साथ में आपको एक प्रकार से वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी,
उसके अलावा आपको एक प्रकार से PDF नोट्स मिलेगी सभी सब्जेक्ट की, यानी कि मात्र 100 रुपीज़ में ही आपको साइकोलॉजी का तो मिलेगा ही, साइकोलॉजी के साथ साथ को करिकुलर का, यानी कि 3 सब्जेक्ट जो आपके मेजर हैं, 3 मेजर सब्जेक्ट के, ठीक है। इसके अलावा एक माइनर सब्जेक्ट का आपका हो गया, ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट हो गया, तो एक माइनर सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर का है, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्ट की एक प्रकार चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में आप पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी ये सब, ठीक है, ऑनलाइन पे वगैरह, तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, आप किसी दुकान से जा करके सेंड कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये प्राइस रखी गई, बहुत कम प्राइस है। आप सभी लोग एक प्रकार से एफोर्ड कर सकते हैं और सभी लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको वीडियोज़ मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे मॉडल पेपर के। अगर आपकी परीक्षा MCQs होती है तो MCQs टाइप भी आपको मिलेगा, MCQs, ठीक है, MCQs टाइप भी आपको मिलेगा और आपको लिखित टाइप भी मिलेगा, यानी जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय दोनों होंगे। सभी की तैयारी आपकी विधिवत तरीके से हो जाएगी। आपको एक प्रकार जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि यह लेक्चर एक प्रकार से सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। ऐसे विश्वविद्यालय जो कि NEP के अंतर्गत आते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जो एक यानी कि जिसकी परीक्षा सेमेस्टर वाइज होती है और जो एक प्रकार से जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड है, उन सभी में एक प्रकार से या पूछा जाता है। यूपी बिहार सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये लेक्चर आपके देखते हैं, यूपी बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, ठीक है, ऐसे और कई विश्वविद्यालय जहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो हो रही है, वहाँ तक एक प्रकार से आप देखेंगे यही सब सिलेबस है। तो आप 91 से 93 60 62 प्रश्न करके अपना कोर्स में ज्वाइन हो जाएँ, फटाफट से ज्वाइन हो। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। तो आप जल्दी ज्वाइन हो जाएँ। बाद में अगर आप देखते हैं फीस वगैरह बढ़ जाए तो फिर उसमें मुझे मत कहिएगा कि गुरुजी आपने फीस क्यों बढ़ा दी। मात्र 100 रुपीज़ में भी दिया जा रहा है, तो फटाफट से जुड़ जाइएगा। मात्र 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप जुड़ सकते हैं। चले भाई, अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चीज़ें आपको बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको देखें सभी लोग जो है इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझते हुए चलेंगे। चले, अगला प्रश्न, मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधि का आरंभ कब हुआ था? प्रायोगिक विधि मतलब क्या होता है? प्रायोगिक मतलब कि प्रैक्टिकल जो मेथड है, यानी मनोविज्ञान का प्रैक्टिकल करके प्रयोगशाला में एक कब से शुरू किया गया बताएं। तो मनोविज्ञान में प्रायोगिक विधि का जो आरंभ हुआ है वो 1879 ईस्वी में हुआ। 1879 मतलब कि 1879 में प्रैक्टिकल मेथड का प्रयोग साइकोलॉजी में किया गया। ये बात ध्यान रखेंगे। काफ़ी बच्चों ने कहा कि गुरुजी इंग्लिश वर्ड भी प्रयोग करा करें, तो बीच बीच में मैं इंग्लिश वर्ड भी प्रयोग करता हूँ ताकि अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे भी जान पाएँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका, 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रयोग विधि के 4 सोपान बताएं। प्रयोग विधि के 4 सोपान। प्रयोग विधि मतलब कि जो एक प्रकार से प्रैक्टिकल मेथड है जो कि मनोविज्ञान में जिसका प्रयोग होता है, सामाजिक मनोविज्ञान में या मनोविज्ञान में, तो उसकी विधि के 4 सोपान, 4 चरण कौन कौन से? सोपान माने होता है चरण, स्टेप, ठीक है। तो 4 स्टेप कौन से हैं प्रैक्टिकल विधि के? 4 सोपान निम्न हैं। पहला है आपका किसी समस्या का उत्पन्न होना। पहले समाज में कोई समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है, तो वो समस्या पहले उत्पन्न होना समस्या का। दूसरा उपकल्पना का निर्माण करना। उपकल्पना मतलब होता है एक सांचा बनाना कि भाई समस्या आई है तो समस्या का निदान कैसे किया जाएगा, समस्या है क्या। तीसरी बात, चरों का नियंत्रण करना। चर मतलब होता है डाटा का कलेक्शन करना, तमाम प्रकार के जो है कई भाई समस्या क्या है, समस्या कहाँ से आई, समस्या की तह तक जा करके समस्या को कैसे निदान किया सकता है, समस्या क्या है उसको लेकर के तमाम प्रकार के डाटा का कलेक्शन करना। इसके साथ ही साथ उपकल्पना की जांच करना और फल का विश्लेषण करना, यानी जो आपने उपकल्पना या सांचा बनाई थी, क्या उस सांचे पर आपने चीज़ों को ढाला, जो प्लान आपने बनाया था। उपकल्पना माने प्लान बनाना, तो आपने जो प्लान बनाया था कि इस प्लान के तहत हम इस जो है विधि का एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या वह उपकल्पना सही है आपकी, उसकी जाँच करना। और क्या फल निकला, यानी कि जो इच्छा या जिस इच्छा से आपने एक प्रकार से उपकल्पना का निर्माण किया था या जिस इच्छा से आपने एक प्रकार से रिसर्च किया था वो पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, ये उसका भी विश्लेषण करना, यानी कि जो भी प्राप्त हुआ है उसका एनालिसिस करना। ये एक प्रकार से आपका 4 सोपान होता है प्रयोग विधि के। सबसे पहली बात, समस्या उत्पन्न होगी, कोई समस्या का चयन किया जाएगा, फिर उपकल्पना का निर्माण किया जाएगा, प्लान बनाया जाएगा कि समस्या से कैसे निपटना है, फिर उसको उस समस्या से निपटने के लिए डाटा इकट्ठा किया जाएगा, फिर उस डाटा के बाद में जो हमने एक प्रकार डाटा इकट्ठा किया फिर उसको अप्लाई करेंगे, फिर जो एक प्रकार से हमारे समक्ष आएगा उसकी जांच करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रयोग विधि के 4 सोपान। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रयोग विधि के गुण बताएं, यानी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं प्रैक्टिकल मेथड के। देखिए प्रयोग विधि के कई क्वालिटी हैं। पहली बात तो इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसका मतलब ये तो है कि भाई ये फैक्ट होती है, सही होती है, जो भी परिणाम निकलता है बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। तो प्रैक्टिकल विधि में आपने देखा, जैसे आपने क्या मिला, चीनी और पानी को मिलाया, तो आपको पता है कि चीनी पानी को मिलाएंगे तो हमको ये तत्व मिलेगा, या हमको पता है कि भाई जब एक प्रकार से हम जो है ये गैस वो गैस मिलाएंगे तो ये मिलेगा, नींबू और पानी मिलाएंगे तो शरबत बनेगा, ये हमको पता है ना। प्रैक्टिकल विधि एक प्रकार करके देखना,
ठीक है। तो ये वस्तुनिष्ठ होती है, आपको एकदम से डायरेक्टली फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें बताती है। सत्यापन क्षमता होती है, यानी इसको जांचने की क्षमता या इसको परखने की क्षमता, दोबारा से इसको उसी मेथड के द्वारा गुजार करके फिर वही फल प्राप्त करना, ये सत्यापन क्षमता होती है, उसको जांच परख करना। निश्चयात्मकता और विश्वसनीयता होती है, यानी एक प्रकार से प्रयोग विधि का एक क्वालिटी ये है कि ये एक प्रकार निश्चित होता है कि भाई ये मिलाएंगे तो ये बनेगा, ठीक है। विश्वसनीयता इसमें होती कि हाँ इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और ऐसे करके तमाम प्रकार की चीज़ें आप देखते हैं होती रहती हैं, ठीक है। तो प्रयोग विधि जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रयोग विधि का प्रयोग खूब होता है। प्रयोग विधि के 4 दोष बताइए, यानी कि 4 गुण, मतलब कि आपने गुण तो समझ लिए, 4 गुण आपने को मैंने बताया, लेकिन 4 दोष कौन कौन से इसके दोष भी हैं। जैसे पहली बात तो ये कि प्रयोगशाला का कृत्रिम वातावरण तैयार करना पड़ता है इसमें, यानी कि एक प्रकार से जो प्रयोगशाला है, प्रैक्टिकल जो घर होता है, लाइब्रेरी होती है, उसको बनाने में बहुत खर्चा लग जाता है। तो एक प्रकार से प्रयोगशाला का कृत्रिम वातावरण भी एक प्रकार से एक समस्या है, इसमें एक दोष है। दूसरा दोष है कि पात्रों के सहयोग की समस्या कभी कभी इसमें उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। कभी कभी वो मटेरियल नहीं मिल पाते या वो चीज़ें नहीं मिल पाती जिससे प्रयोग विधि किया जा सके, या रुचियों का नियंत्रण कठिन होता है इसमें, कभी कभी पूर्ण नियंत्रण असंभव होता है इसमें, ठीक है। यानी अपने मन मर्जी का आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एक प्रकार से भी इसके जो है कहीं ना कहीं पे दोष हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन से भैया सभी लोग देखेंगे। पर प्रश्न है, निरीक्षण विधि के कौन कौन से तत्व हैं बताएं। निरीक्षण विधि के 4 तत्व होते हैं। निरीक्षण विधि क्या होता है, किसी चीज़ को जाकर के एक प्रकार से पूरा वहाँ पर जा कर के निरीक्षण करना, वहाँ पर जा कर के उसको समझना परखना, कोई घटना कहाँ पर हुई है उस घटना की तह तक जा कर के वहाँ पर अपना खुद जा कर के चीज़ों को देखना परखना समझना। निरीक्षण का तत्व कई सारे तत्व हैं। पहला है व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन करना, यानी जो भी ह्यूमन बिहेवियर है उसका प्रत्यक्ष अध्ययन करना। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे से अध्ययन करके आपको कोई बता दे और उसके बाद में आप खुद जा करके अध्ययन करें। दूसरी बात, निरीक्षित व्यवहार को नोट करना, यानी आपने जो एक प्रकार से व्यवहार वहाँ पर जा करके गेन किया है, वहाँ पर जाकर जिस व्यवहार का पता लगाया है उस व्यवहार को आप नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद में निरीक्षण व्यवहार की व्याख्या और विश्लेषण करें, यानी आपने जो व्यवहार प्राप्त किया निरीक्षण के बाद में उस व्यवहार को आप नोट डाउन करके फिर उसके बाद में उस निरीक्षण व्यवहार की व्याख्या करें कि भाई हमने क्या क्या किया, तो उसकी व्याख्या करें पूरा, उसको और एनालिसिस करें, विश्लेषण करें और उसके बाद में समान्वीकरण करें। समान्वीकरण का मतलब क्या होता है, सिद्धांत बनाएं कि हाँ हमने ये चीज़ें करी, इसका ये फल निकला और इसका परिणाम ये होगा। अगर कोई व्यक्ति भविष्य में ऐसा करता तो इसका भी ये परिणाम निकलेगा, यानी कि सूत्र हमने बना दिया, सिद्धांत हमने बता दिया कि भाई हमने खोज किया, खोज करने के बाद में हमने जो चीज़ों को एनालिसिस किया, समझा परखा, उसका प्रैक्टिकल किया, उसकी जांच की, उसके बाद में उसका सिद्धांत पारित कर दिया। ऐसे ही तमाम विद्वान प्रोफेसर लोग जा करके जांच करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च के बाद में एक प्रकार से जो सिद्धांत, जो डाटा उनका कलेक्शन होता है, जो फल निकालते हैं, जो परिणाम निकलता है, वही सिद्धांत के रूप में प्रकाशित करवा देते हैं, वही होता है समान्वीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निरीक्षण विधि के मुख्य गुण क्या है, यानी कि क्वालिटी क्या होती है निरीक्षण विधि की, बताएं। निरीक्षण विधि की क्वालिटी और गुण दोष ये सब पूछेंगे। आपसे पूछेगा निरीक्षण विधि क्या है, इसके तत्व कौन कौन से हैं, तो ये तत्व बता दीजिएगा, इसके गुण और दोषों की विवेचना करें, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तीनों के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रिवीजन क्लास है, महासंग्राम मैराथन क्लास है, तो इसमें आपको तमाम टॉपिक की वीडियोस मिल रहे हैं। तो निरीक्षण विधि अपने आप में एक टॉपिक है पूरा का पूरा, ठीक है, आप इसको समझ पा रहे हैं। निरीक्षण विधि के मुख्य गुण हैं कौन कौन से, पर्याप्त वस्तुनिष्ठता, यानी इसमें एक प्रकार से वस्तुनिष्ठता होती, चूंकि आप जाकर के खुद अपनी आंखों देखा हाल, कानों सुना हाल नहीं, आंखों देखा हाल जाकर के वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर खुद ही सारी चीज़ें, इसमें एक प्रकार से जो प्राथमिक चर होते हैं वही होते हैं। आप डाटा कलेक्शन अपने प्रत्यक्ष आंखों से करते हैं, तो इसमें पर्याप्त वस्तुनिष्ठता होती है, पूरी नहीं लेकिन पर्याप्त होती, जितना चाहिए उतना होती है। व्यापक पद्धति है, एक बड़े धरातल पर अध्ययन करने वाली पद्धति मेथड है। स्वाभाविक परिस्थितियों में भी अध्ययन इसका किया जा सकता है, इसके लिए कोई एक प्रकार से प्रैक्टिकल घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न, निरीक्षण विधि के दोष बताइए, यानी कि क्या क्या इसके दोष हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी रचना की या किसी भी चीज़ की एक तरफ उसके कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, गुण होते हैं, तो दूसरी तरफ उनके दोष भी होते हैं, उनके जो है डीमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है। निरीक्षण विधि के दोष हैं कौन कौन से, जैसे कि व्यक्तिगत रुचि का अभाव, कभी कभी एक प्रकार से व्यक्तिगत रुचि का अभाव भी इसमें होता है, यानी कमी होती है व्यक्तिगत रुचि में। दूसरी बात, पक्षपात की इसमें आशंका होती है, क्योंकि मान लेते जो व्यक्ति रिसर्च करने गया है, हो सकता है उसके खुद के बारे में कोई घटना है वो उसको खुद को प्रभावित कर रही है, उसके खुद के घर वालों को, तो ऐसे में वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो पक्षपात की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। और पर्याप्त प्रशिक्षण तथा अभ्यास की अगर कमी होती है तो भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और इसमें पर्याप्त प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी कम मिलती है और अभ्यास भी लोग कम करते हैं, तो अभ्यास और ट्रेनिंग की इसमें कमी होती है। इस वजह से निरीक्षण विधि, ये दोष इसमें शामिल है, ठीक है, निरीक्षण विधि में।
आगे देखते हैं अगला टॉपिक आपका जो आता है भैया इकाई संख्या 1 में, वो कौन सा टॉपिक है आपका। अगला टॉपिक है भैया अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन भी एक पद्धति है। अंतर्दर्शन का क्या अर्थ है। देखिए अंतर्दर्शन अपने आप में एक टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। तो आज 2 टॉपिक क्लियर हुआ और तीसरा टॉपिक आपका यानी इकाई नंबर 1 में जो आपके 3 चैप्टर से तीनों चैप्टर आपके यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। मतलब यही सब पढ़ना, इतना ही, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इन चीज़ों को अगर आपने फोकस कर लिया, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से पकड़ लिया तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपने चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में तो बैठ रही होंगी ना, क्योंकि मैं सरल भाषा का प्रयोग करके भी बता रहा हूँ आपको। अंतर्दर्शन, अंतर माने खुद के अंतर, दर्शन माने देखना, अपने अंदर झांकना ही अंतर्दर्शन होता है। अंतर्दर्शन का अर्थ होता है व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपने अंतर मन का निरीक्षण करना, अपने अंदर के बारे में, अपने स्व के बारे में जानना कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमारे व्यवहार कैसे हैं, उसका जांच परख करना, उसके बारे में निरीक्षण करना ही एक प्रकार से खुद के बारे में निरीक्षण करना अंतर्दर्शन होता है। अंतर्दर्शन विधि के द्वारा हम अपने अंतर की चीज़ों को एक प्रकार से समझते हैं, जानते परखते हैं। इस विधि को आंतरिक प्रत्यक्षीकरण भी कहा जाता है कि भाई आंतरिक प्रत्यक्षीकरण कब होगा। प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है बाहर लाने की प्रक्रिया, आंतरिक माने अंदर की चीज़ें। तो जब हमारे अंदर की जो भी विचार है, भाव है, जो भी हमारे अंदर चीज़ें चल रही हैं, उसका जब हम प्राकटीकरण करते हैं तो वही प्रक्रिया एक प्रकार से क्या कहलाती है, प्रत्यक्षीकरण कहलाती है, और भी आंतरिक प्रत्यक्षीकरण। तो यही एक प्रकार से अंतर्दर्शन होता है। अंतर्दर्शन आपका कब होता है, जब आप अपने अंतर्मन का निरीक्षण करते हैं, ठीक है। तो यही अंतर्दर्शन होता है। अंतर्दर्शन विधि के 2 दोष बताइए। देखिए 2 दोष इसके हैं। पहला है कि मानसिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की में कठिनाई होती। कभी कभी हम एक प्रकार से, जब हमको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, या हम एक प्रकार से कभी कभी अपने बारे में समझने में जो है असहज महसूस करते हैं, या अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि हम कौन है, या अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। तो अपने आप को समझने के लिए भी अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है कि हम एक प्रकार से कौन है, क्या है, इसको लेकर के जब आप ध्यान करेंगे, लगातार मेडिटेशन करेंगे, तो अपने स्व को आप पहचान पाएंगे कि आप हैं क्या, ठीक है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ये चीज़ें जो है सही कही गई हैं। तो मानसिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कठिनाई जो है इसमें पहला दोष है। दूसरी बात, मानसिक क्रियाओं की चंचलता की कठिनाई, चूँकि मनम हिम चंचलम कृष्णम, यानी मन बहुत चंचल है। मन रूपी घोड़े हैं। गीता में मन को क्या कहा गया, घोड़ा कहा गया है, घोड़े से तुलना की गई। और घोड़ा हमेशा चंचल हो तो घोड़ा हमेशा चलता है, रुकता थोड़ी ना है। घोड़ा तो भाई रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो भाई घोड़े तो ऐसे होते हैं। अब एक राणा प्रताप के घोड़े की चेतक के बारे में मैंने बताया, लेकिन सारे घोड़े ऐसे नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ घोड़े होते हैं, या घोड़े चंचल होते हैं। इसी वजह से घोड़ों की तुलना की गई है, घोड़े से तुलना की गई मन की। मन जो होता है आउट ऑफ कंट्रोल होता है। व्यक्ति की इंद्रियां जो होती हैं वो एक प्रकार से मन की भसीभूत हो जाती हैं। मन जो होता है वो क्षणिक आनंद के पीछे भागता है, और आत्मा जो होती है वो दीर्घकालीन आनंद। बुद्धि क्या कहती है, जैसे कि आपका मन कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि मिठाई खा लें खूब दबा के, ठीक है, लेकिन वहीं पर आपकी बुद्धि क्या कह रही, बुद्धि कह रही कि बेटा ज़्यादा मिठाई खाओगे तो शुगर हो जाएगा, इस वजह से कम खा ले, या मिठाई ज़्यादा खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से बुद्धि एक प्रकार से लगाम लगाती है। तो मन रूपी घोड़े को कौन कंट्रोल करता है, बुद्धि रूपी लगाम। यानी मन के बसी, मतलब मन को कंट्रोल कौन करता है, बुद्धि करती है। यानी मन के परे कौन है, बुद्धि है। बुद्धि के परे आत्मा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आत्मा कौन है, आत्मा एक प्रकार से जो रथ पर मतलब कि बैठा हुआ है वो, और एक प्रकार से किसके हाथ में सारी डोरी, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है, यानी कि वो महारथी हैं, परमात्मा। तो परमात्मा का आत्मा पर कंट्रोल होता है। आत्मा के द्वारा ही एक प्रकार से बुद्धि चलायमान होती है, और बुद्धि रूपी एक प्रकार से जो डोरी होती है, लगाम होती है, वो मन रूपी एक प्रकार से चीज़ों को कंट्रोल करती है। और मन बस में हो गया तो आपकी इंद्रियां पांचों, या जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं वो बस में हो जाएंगी। जैसे कि बुरा देखना, या एक पर सुनना, बोलना, जीभ, त्वचा, मतलब कि ये सब आपका जो है ये सब कंट्रोल में होगा। जो व्यक्ति इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लेता है, इंद्रियों पर, उसका मन ऑटोमेटिक बसीभूत हो जाता है, ठीक है। आपने गन्ना देखा, गन्ना चूसने का मन खूब कर रहा है। अब गन्ना किसी दूसरे का है, अब तुरंत तो बोला काहे तोड़ लियो भैया गन्ना, मन तो कर रहा है गन्ना तोड़ ले, लेकिन आत्मा वहीं पर या बुद्धि कह रही कि तोड़ोगे तो फलाने आएगा, उसका गन्ना 2-3 गन्ना मारेगा भी इसी से। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मन एक प्रकार से क्या होता है, बहुत ही चंचल होता है। ऐसे में मानसिक क्रियाओं की चंचलता की कठिनाई होती है, और मानसिक क्रियाओं को समझने में भी दिक्कत होती है। तो अंतर्दर्शन विधि में एक प्रकार से मन की चंचलता को समझने में व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। ये भी एक प्रकार से कमी है, दोष है। अगला प्रश्न है आपका
क्षेत्र अध्ययन किसे कहते हैं? क्षेत्र अध्ययन जो होता है किसे कहते हैं? स्कोप स्टडी जिसको कहते हैं, किसी क्षेत्र की वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों में की गई घटनोत्तर वैज्ञानिक पूछताछ ही क्षेत्र अध्ययन कहलाता है। यानी मान लेते हैं किसी स्थान विशेष पर कोई घटना घटित हुई, मान लेते हैं कोई एक प्रकार से मोहल्ला था, कोई गाँव था या कोई एरिया थी, वहाँ पर एक प्रकार से ए नाम की एरिया थी, वहाँ पर कोई घटना घटित हो जाती है। उस घटना के बारे में एक प्रकार से कोई व्यक्ति जाता है और वह बी नाम का कोई व्यक्ति है ए नाम के मोहल्ले में जाकर के वो सभी व्यक्तियों से, अधिकतर व्यक्तियों से पूछता है कि भाई यह घटना कै वजह से हुई थी, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की जाती है। यही अध्ययन एक प्रकार से क्षेत्र अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से कई टॉपिक आपके क्लियर हो रहे हैं, सारे टॉपिक्स आप समझ पा रहे हैं कि हैं क्या वास्तव में। आइए दूसरी इकाई पर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी इकाई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है भी, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इकाई संख्या 2। इकाई संख्या 2 में आप देखेंगे प्रश्न है कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं? व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से जो प्रश्न मतलब व्यक्ति जो होता है वो प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, यानी व्यक्ति का जो प्रत्यक्षीकरण होता है। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण उस प्रक्रिया पर केंद्रित होता है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों के संबंध में धारणाएं, मत या अनुभूतियां बनती हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जो होता है वो कैसा होगा, उस व्यक्ति का विचार कैसा है, उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, यही या उसकी अनुभूतियाँ कैसी हैं, उसका मत क्या है, किसी मुद्दे पर वो कैसा विचार देगा, यही सब एक प्रकार से व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है। आंतरिक प्रत्यक्षीकरण यानी कि अंतर्दर्शन जो होता है, अपने विचारों को प्रकट करना, अपने विचारों से अवगत करवाना लोगों को, लेकिन दूसरे व्यक्ति के विचारों को बताना, वो धारणा, मत या अनुभूतियाँ उसके बारे में बताना या जिसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों के संबंध में धारणाएं, मत या अनुभूतियाँ बनती हैं, वो एक प्रकार से व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण होता है। 22 नंबर प्रश्न अपने आप में एक टॉपिक है ये। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण किस पर डिपेंड करता, निर्भर करता, बताएं। तो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति की संवेदन या संवेदनात्मक अनुभूतियों पर निर्भर होने के साथ साथ अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाओं पर भी डिपेंड करता है। यानी कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति मतलब बताता है कि भाई हाँ फलाने व्यक्ति ऐसा है, तो वो तो आपने सुना, समाज उस व्यक्ति को क्या कह रहा है वो भी आपने सुना, यानी दूसरे व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में, क्या किसी व्यक्ति के बारे में या उसके किसी ए नाम का व्यक्ति है और उस पर आपको रिसर्च करना कि ए नाम के व्यक्ति की मानसिक धारणा क्या है, अनुभूतियाँ इसकी क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मत है किसी मुद्दे को लेकर के, उसको जानने के लिए या तो भाई आप एक प्रकार से क्या करोगे, आपकी जो संवेदनात्मक पावर एंड इमोशनल शक्ति आपके पास कितनी है, आप उस पर भी डिपेंड करता हो। साथ ही साथ में दूसरे व्यक्ति इस ए नाम के व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं, इसको भी मिला करके आपकी अनुभूतियाँ, आपकी कल्पना शक्ति और साथ ही साथ में दूसरे व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं, वो सब मिला करके तब किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन से भैया प्रश्न है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्यों महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस पर किसका प्रभाव पड़ता है, बताएं। तो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्यों महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये मतलब कि इंपॉर्टेंट क्यों है इसका, और ये किसका प्रभाव पड़ता है इस पर। तो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है महोदय क्योंकि इसकी सहायता से अंतः क्रियाओं को समझा आता है। व्यक्ति की आंतरिक चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है कि व्यक्ति का धारणा कैसी है, व्यक्ति किस विचारधारा का है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। किसी व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू, धारणा, कॉन्सेप्ट, इन सभी को समझने में हमारी मदद करता है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। अंतः क्रियाओं पर व्यक्ति की भावनाओं का अध्ययन हम कर पाते हैं, व्यक्ति के इमोशन कैसा है, व्यक्ति के थॉट्स क्या है, विचार क्या है, और व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण का प्रभाव व्यक्ति पर कैसे पड़ता है, ये सब एक प्रकार से हम जान पाते हैं। तो ये सब एक प्रकार से जानने के लिए व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण बहुत ज़रूरी है, ये एक प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारण बताइए। यानी कि 4 ऐसे कारण बताइए जो व्यक्तित्व को, मतलब प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्षीकरण होता है कि जो है चीज़ों को जानना या रिप्रेजेंट करना। ठीक है। 4 कारक हैं प्रत्यक्षीकरण के। पहला कारण है प्रत्यक्षीकरण करता, यानी जो प्रत्यक्षीकरण करने वाला है उसकी क्षमता कितनी है, ये पहला तत्व उसका होगा कारक कि उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, समाज में अन्य व्यक्तियों की विशेषताएं, समाज में अन्य व्यक्तियों की क्या विशेषताएं हैं उस व्यक्ति के प्रति, उसको समझना, विभिन्न आवश्यकताएं और सामाजिक सहमति, ये सब एक प्रकार से इन सभी पर डिपेंड होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण जो होता है विभिन्न आवश्यकताओं पर डिपेंड करता है या उस कारक पर डिपेंड है, सामाजिक सहमति पर, समाज में अन्य व्यक्तियों की विशेषताएं और प्रत्यक्षीकरणकर्ता की जो क्षमता है उस पर। इन 4 कारकों को एक प्रकार से मतलब 4 कारक प्रभावित करते हैं प्रत्यक्षीकरण को। अगला क्वेश्चन है, अवाचनिक संज्ञापन कैसे घटित होता है, बताएं। अवाचिक संज्ञापन कैसे घटित होता है। तो चेहरे में उतार चढ़ाव, मुख आकृति प्रकाशन, नेत्र संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट,
और आपके चेहरे का हाव भाव बदल जाना, ठीक है, चेहरे का उतार चढ़ाव, आपका चेहरे का कभी कभी खिलखिला करके हंस देना, कभी एकदम से डाउन पड़ जाना, ये सब शरीर का आसन, गतियाँ और स्पर्श के द्वारा अवाचिक संज्ञापन घटित होता है। या अवाचिक संज्ञा मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आप जो साइलेंस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या होता है, जब आप एक प्रकार संचार कौशल पढ़ाया जाता है तो उसमें इन चीज़ों का बताया जाता है कि भाई इसमें आँखों के माध्यम से भी बातें होती हैं। बिहारी लाल हिंदी के बड़े कवि हैं, उन्होंने आँखों के माध्यम से 100 से अधिक बातें करने पर जोर दिया। कैसे? जैसे कि उन्होंने, बिहारी लाल ने क्या कहा कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भुवन में करत है नयनन ही सौ बात। यानी एक प्रकार से नयनों के माध्यम से भी बातें होती हैं, इशारों के माध्यम से भी बातें होती, चेहरे का हाव बदल जाना, चेहरे का भाव बदल जाना, चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट आ जाना, ये सब एक प्रकार से डिपेंड करता है, ठीक है। तो शरीर का आसन कैसा है, गति कैसे कर रहा है व्यक्ति स्पर्श के द्वारा, ये सब एक प्रकार से अवाचिक संज्ञापन घटित होता है इन्हीं सभी के द्वारा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न, मुख आकृति प्रकाशन क्या होता है? देखिए, मुख आकृति प्रकाशन 6 संवेगों यानी 6 इमोशंस के प्रकाशन होते हैं। जैसे कि चेहरे का जो मुख आकृति प्रकाशन में क्या आता है, जैसे कि प्रसन्नता, कभी कभी अचानक से कोई बातचीत कर रहे होते हैं और आपस में एक प्रकार से प्रसन्नता हो जाती है, कोई अच्छी बातें आती है तो उसमें व्यक्ति खुश हो जाता है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसी बातें होती है जिसमें व्यक्ति उदास हो जाता है, जैसे कि कोई लॉटरी लग गई तो व्यक्ति खुश होगा, कोई व्यक्ति खत्म हो जाता तो उसमें व्यक्ति उदास हो जाता है। ऐसे ही आश्चर्य, कभी कभी कोई ऐसी बात आकर के अचानक सडनली किसी बात हो जाता है कि भाई फलाने का देहांत हो गया, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, हाँ कैसे हो गया, ये तुरंत हाव बदल गया, ठीक है, तो आश्चर्य। ऐसे ही भय, कभी कभी क्या होता है कि इसे अरे भूत आ गया भाई, भूत ही पिक्चर देख रहे हो भूत वाली, तुरंत डर गए, तो भय, डर। इसके अलावा क्रोध, कभी कभी जब कोई व्यक्ति एक प्रकार से आपको ज़्यादा टॉर्चर करता है, एक ही शब्द कई बार बोलता है आपसे, मतलब आपको डिस्टर्ब करता है बार बार, तो ऐसे में क्रोध आएगा उसके ऊपर, ठीक है। या कोई गरिया रहा आपको तो भी क्रोध आएगा। जैसे मान लेते हैं किसी से आप घृणा करते, हेट करते, नफरत करते, किसी ने आपको खूब ज़्यादा जलाया है, खूब ज़्यादा तड़पाया है, आपसे प्यार किया, आपको धोखा दिया, तो आप उससे क्या करेंगे, घृणा करेंगे, ठीक है, नफरत करेंगे। तो ये सब एक प्रकार से मुख आकृति प्रकाशन में कभी कभी प्रसन्नता, उदासी, आश्चर्य, भय, क्रोध और घृणा, ये एक प्रकार से 6 संवेग या 6 इमोशंस जो होते हैं, ये एक प्रकार से चेहरे के हाव भाव को बदल देते हैं। और ये एक प्रकार से इसके माध्यम से भी व्यक्ति जो सामने वाला होता है समझ जाता है कि व्यक्ति के आंतरिक मन में क्या चल रहा है। प्रत्यक्षीकरण में एक प्रकार से इनकी बड़ी भूमिका होती है। जब इंटरव्यू होता है तो इन्हीं 6 संवेगों को पकड़ा जाता है। कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, प्रश्न पूछता है, जो इंटरव्यू या साक्षात्कार करता होता है, तो वो एक प्रकार से इन्हीं चीज़ों को देखता है कि भाई व्यक्ति का हाव भाव कैसे बदल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, वो किस तरीके के शब्दों पर किस तरीके के हाथ हिलाता है, या उसकी आंखें किस तरीके ऊपर उठती हैं कि नीचे उठती हैं, ठीक है, वो मुस्कुरा करके किसी बात का जवाब दे रहा है या गुस्सा होकर के दे रहा है, वो सारी बातें एक प्रकार से उसके चेहरे के हाव भाव से या मुख आकृति प्रकाशन से ही पता चल जाती हैं। तो ये 6 संवेग होते हैं मुख आकृति प्रकाशन के, ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अवाचिक सूचना के महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से, यानी जो अवाचिक सूचना होती है, यानी बिना वचन के या बिना बोले ही जब एक प्रकार से एक संचार या एक बातें दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती हैं, तो वो एक प्रकार से उसके कौन कौन से साधन, किन माध्यम से पहुंच जाती बातें। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, नेत्रों की स्थिति, आँखों से आँखों मिला करके आप देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, अब देख रहे हैं, कहते हैं कि अखियों से गोली मारें, तो कोई आंखों से गोली मारता है क्या, कि आँख कोई कट्टा बंदूक है आपकी, नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से अखियों से गोली चल जाती है, और अखियों की गोली जो होती है वो ओरिजिनल गोली से ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो वो एक प्रकार से जो है, मिले तेरे नैना मेरे नैना से, ये भी गाना सुना होगा। तो नेत्रों की दशा जो होती है, कभी कभी किसी व्यक्ति से लोग बात करते हैं नज़रें झुका के बात करते हैं, कभी कभी नज़रें मिला के बात करते हैं, कभी कभी नज़रें चुराते हैं जब बात करते हैं, तो ये सब इन सभी का अलग अलग अर्थ निकलता है अपने आप में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गति कैसी है, गति मतलब नेत्रों की गति कैसी है, जैसे नेत्र आपका डगमग डगमग इधर उधर हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, इधर कभी गया कभी उधर गया कभी इधर गया। तो जब भी आप किसी को लिसनिंग कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, ऐसे में अगर आपके नेत्र इधर उधर भटक रहे हैं, इसका मतलब कि आपका मन जो है एकाग्र नहीं है, आप किसी दूसरी बात को सोच रहे हैं, या आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे सामने वाले में। लेकिन जब आप सीधे आई कॉन्टैक्ट करके बात कर रहे हैं उस व्यक्ति से, और सर भी हिला रहे हैं चेहरे के साथ साथ, आँखों में आँख को मिलाने के साथ साथ आप चेहरे का आपका भी हिला कि जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब कि आप गुड लिसनर हैं, आप अच्छे एक प्रकार से जो है श्रोता हैं, ठीक है। तो पाठक को अच्छा लगता है जब वो किसी चीज़ को बताता है,
पलकों का झपकना भी एक प्रकार से आवाचिक सूचना का एक प्रकार से महत्वपूर्ण साधन है कि पलकों को कैसे कभी कभी देखते हैं कि भाई कहते हैं कि आप कोई चीज़ सही बोल रहे हैं, कह रहे कि हाँ कल कल हमको बाज़ार जाना है ना, जाना है ना, जाना है ना, मतलब ऐसे बोल रहे हैं। उसके साथ ही साथ में आप बोले बाज़ार जाना है, तो जबकि आपको जाना नहीं है, लेकिन आपका पीछे उधर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति से आपको कहलवाना है कि हाँ जाना है बाज़ार, तो वो व्यक्ति जो हाँ कहेगा हाँ जाना तो है, या कल हमने ये किया था ना, दोबारा आंखों से मारेंगे हाँ, तो उस बोलेगा हाँ किया था। तो ये भी एक प्रकार से ये चीज़ें हैं। नेत्रों से घूरना, कभी कभी क्या होता है कि जो है आजकल के लड़के जो होते, लड़कियां जब छोटे कपड़े पहन करके निकलती है मार्केट में तो उनको घूरते हैं, उनकी टांगे देखते हैं, ठीक है, ऐसे टकटकी लगा करके देखते, चौराहे पर खड़े होकर के वही सब देखा करते हैं, ठीक है, लड़की को देखते हैं कि किस तरीके से चल रही है, तो ये सब एक प्रकार से घूरना भी कहा जाता है। आप किसी लड़की को 10 सेकंड से ज़्यादा अगर घूर रहे हैं तो वो आपके खिलाफ केस भी कर सकती है, ये प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये भी एक प्रकार से घूरना, नेत्रों से घूरना, किसी से आप बात कर रहे हैं, लगातार आप उसको घूरे जा रहे हैं, उसकी आंखों में नहीं देख रहे हैं, उसके शरीर के अंग प्रत्यंगों को देख रहे हैं, वो भी एक प्रकार से घूरना हो जाएगा। आई कांटेक्ट लगातार बनाए रखना जब तक वो बात कर रहे हो तब तक, फिर उसके बाद में आई कांटेक्ट अगर नज़रें नीचे करके बात कर सकते हैं। सभ्यतादार व्यक्ति तो उससे नज़रें नीचे करके बात करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ देर मिलाएं आंखें, हमेशा आंखें मिला करके बात करना ये उचित नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत देर मतलब आंखें मिलाएं, फिर थोड़ा नीचे कर लें, फिर आंखें मिलाएं, जी सर। जब वो एकदम से अच्छी बातें बोल रहा हो तो आंख मिला करके आई कांटेक्ट करके भी आप सुन सकते हैं चीज़ों को। एक टक देखना, कभी कभी आप एक प्रकार से एक टक आप किसी को निहारते रहते, घूरते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से ये आवाचिक सूचना का महत्वपूर्ण साधन है। तो ये सब आवाचिक सूचना के महत्वपूर्ण साधन है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका, केंद्रीय गुणों का गुणारोपण कैसी प्रक्रिया है। तो जो केंद्रीय क्वालिटीज़ होती है मनुष्य की, उसका गुणारोपण कैसी प्रक्रिया है। तो केंद्रीय गुणों का गुणारोपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के अंतर्निहित अस्थायित्वों को समझने या प्रत्यक्षीकरण करने का प्रयास करता है, यानी कि वो एक प्रकार से उसके अंदर जो चीज़ें विद्यमान हैं, जो उसके अंदर केंद्रीय क्वालिटीज़ हैं, उस क्वालिटी को बाहर निकालने का जो प्रयास करता है वही गुणारोपण होता है, ठीक है, वही प्रक्रिया। 29 नंबर प्रश्न है आपका, केली महोदय के अनुसार गुणारोपण के प्रकार बताएं। तो केली महोदय एक विद्वान, इन्होंने कहा गुणारोपण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य गुणारोपण जो वातावरण से संबंधित होता है, और दूसरा होता है आंतरिक गुणारोपण जो व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित होता है, यानी कि उसके अंदर की जो फीलिंग्स है वो, और बाह्य गुणारोपण जो वातावरण होता है वो। और जब दोनों एक प्रकार जो आंतरिक चीज़ें होती है वातावरण वाले से मिलती हैं तो वही एक प्रकार से ये गुणारोपण होता है, केंद्रीय गुण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 30 नंबर पर से गुणारोपण के 4 सिद्धांत बताइए। गुणारोपण के 4 सिद्धांत, गुण आरोपण, किसी पर गुण अपने क्वालिटी को बताना या समझाना, ठीक है, तो 4 सिद्धांत। इससे पहला तुलनात्मक अनुमान का सिद्धांत, दूसरा है कारणात्मक गुणारोपण, तीसरा है सुरक्षात्मक गुणारोपण, चौथा है स्वगुणारोपण। तो इस तरीके से 4 गुणारोपण के सिद्धांत हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपने इकाई नंबर 2 को भी समाप्त कर लिया। इकाई नंबर 3 के जो चैप्टर्स हैं ये उनको समझने का प्रयास करते हैं और चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संज्ञान का अर्थ बताइए। सामाजिक संज्ञान का क्या अर्थ है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक संज्ञान बताइए भैया, सामाजिक संज्ञान का क्या अर्थ है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए आ चुका है। सामाजिक संज्ञान का क्या अर्थ है, देखिए, सामाजिक संज्ञान एक विस्तृत पद होता है जिससे तात्पर्य उन तरीकों से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अपनी सामाजिक दुनिया के बारे में प्राप्त जो डाटा होता है, सूचनाएं होती हैं, उनकी व्याख्या करता है और उनका एनालिसिस करता है, उन डाटा का विश्लेषण करता है और उनको याद करता है। उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करता रहता है, यानी जब आवश्यकता पड़ती है तब उन डाटा का एक प्रकार से उपयोग भी वो व्यक्ति करता है। तो यही एक प्रकार से सामाजिक संज्ञान होता है। यानी सामाजिक संज्ञान एक विस्तृत पद होता है जिससे तात्पर्य क्या होता है, एक ऐसे तरीके से जिसके सहारे व्यक्ति जो होता है, कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक दुनिया के बारे में सूचनाओं की व्याख्या करता है, जो उनकी सामाजिक दुनिया की या सोशल लाइफ जो है उसकी व्याख्या करता है, उसका विश्लेषण करता है, जो भी सूचनाएं उसको मिली हैं, और उसका उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है। किस परिस्थिति में वो अपनी तमाम प्रकार की चीज़ों को जो सीखता है समाज के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा समाज में तमाम प्रकार की समस्याएं जब आती तो उन समस्याओं के समय में जो सीखी हुई चीज़ें हैं उनका व्यवहार करके समस्याओं का समाधान ढूंढता है। यही व्यक्ति मतलब यही चीज़ एक प्रकार सामाजिक संज्ञान होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसी चीज़ को कह सकते हैं आप
कि सामाजिक संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति अन्य लोगों के बारे में सोचता है। व्यक्ति यह जान पाता है कि उस फलाने व्यक्ति कैसा है, फलाने व्यक्ति का विचार व्यवहार कैसा है। उनके साथ स्थापित संबंधों के बारे में सोचता है कि उनके साथ संबंध कैसे स्थापित किया जाएगा, कि फला व्यक्ति का संबंध कैसा, तो वैसे संबंध बनाना पड़े। उस सामाजिक वातावरण के बारे में भी सोचता है जिससे वह मतलब जिसमें वह रहता है, तो किस तरीके से सामाजिक वातावरण के बारे में जानता है जिस वातावरण में वह व्यक्ति रहता है। और वह एक प्रकार से जो है ऐसी प्रक्रिया है सामाजिक संज्ञान जिसके माध्यम से व्यक्ति अन्य लोगों के बारे में सोचता है, उनके साथ संबंध स्थापित करने के बारे में सोचता है, उस सामाजिक वातावरण के बारे में भी सोचता है जिसमें वह व्यक्ति स्वयं रहता है। तो ये एक प्रकार सामाजिक संज्ञान होता है। सामाजिक संज्ञान अपने आप में एक ज़बरदस्त टॉपिक है। सामाजिक संज्ञान ये टॉपिक आपका होगा, ठीक है। सामाजिक संज्ञान की परिभाषा आपसे पूछेगा परीक्षा में। देखिए, सामाजिक संज्ञान की परिभाषा लिखिए। रेबर महोदय ने कहा सामाजिक संज्ञान की परिभाषा देते हुए कि सामाजिक संज्ञान इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति किस तरह से दूसरों तथा अपने द्वारा किए गए क्रियाओं का प्रत्यक्षण मतलब होता है उसको बाहर निकालता है, किस तरीके से। सामाजिक संज्ञान का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति एक प्रकार से जो किस तरह से दूसरों तथा अपने के द्वारा किए गए क्रियाएं, यानी कि दूसरों के द्वारा किए गए क्रियाएं और जो अपने द्वारा उसने क्रियाएं की हुई हैं, तो चाहे अपने द्वारा की हैं चाहे समाज के द्वारा उसने सीखा है, वो सारी क्रियाओं को एक प्रकार से कब वो प्रत्यक्षण मतलब उन सभी क्रियाओं को दोबारा से एक प्रकार से प्रत्यक्ष कर पाता है, या उसका प्रत्यावाहन दोबारा से उसका आवाहन करता है, उन क्रियाओं को करता है, चिंतन करता है और उसकी व्याख्या करता है उन क्रियाओं का जो उसने सीखा है, चाहे अपने से सीखा है चाहे वो दूसरों से सीखा है, उसका दोबारा से आवाहन करना, उसको उन क्रिया को एग्जैक्ट करना जैसे पहले किया था, और उस पर चिंतन करना, उसकी व्याख्या करना ही एक प्रकार से सामाजिक संज्ञान होता है। यानी जो समाज के द्वारा उसने सीखा, जाना, सुना और खुद के दम पर सीखा, उसी को एक प्रकार से दोबारा रिप्रेजेंट करना ही सामाजिक संज्ञान होता है। टेलर, पेपलाऊ और सीयर्स नाम के मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वातावरण में यानी इन्वायरमेंट में सामाजिक सूचनाओं से व्यक्ति किस तरह से अनुमान लगाता है, किस तरह से अनुमान लगता है कि का अध्ययन सामाजिक संज्ञान कहलाता है। यानी कि सामाजिक सूचनाओं से व्यक्ति किस तरह से अनुमान लगाता है, सामाजिक सूचनाओं से व्यक्ति का अनुमान मतलब व्यक्ति किस तरह से अनुमान लगाता है, इसी चीज़ का अध्ययन सामाजिक संज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्कीमा के दोष बताएं। स्कीमा के दोष बताएं। देखिए, स्कीमा व्यक्ति के सामाजिक दुनिया के बारे में सही बोध में विकृति उत्पन्न करता है। समाज मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि स्कीमा पूर्वाग्रह क्या होती है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। पूर्वाग्रह की अगर बात करें, पूर्वाग्रह यानी किसी व्यक्ति के बारे में उससे मिले हुए या उससे अभी तक आपने मिला नहीं है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ फला व्यक्ति का विचार ऐसा है, जबकि आपने ना कभी उससे देखा है, ना उसके विचारों को कभी महसूस किया है, ना सुना है, लेकिन आपने किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा फिक्स कर ली है, कोई कॉन्सेप्ट बना लिया है कि हाँ भाई फलाने व्यक्ति ऐसा ही होगा। तो वही चीज़ पूर्वाग्रह होती है, ठीक है। पूर्वाग्रह दूसरे पहले से किसी व्यक्ति के बारे में आप कोई धारणा बना ले, वही पूर्वाग्रह है। तो स्कीमा पूर्वाग्रह तथा रूढ़ीकृत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब व्यक्ति विशेष स्कीमा के कारण पूर्वग्रहित हो जाता है तो उसे अपनी सामाजिक दुनिया के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है और उसको पता चलता है कि मैं ऐसा ही हूँ। पूर्वाग्रह के शिकार व्यक्ति अपने पर भी हो जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि 4-5 व्यक्ति लगातार आपके बारे में कह देंगे तू ये नहीं कर पाएगा, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपसे बोला कि ये तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू 4 घंटे नहीं पढ़ पाएगा, रहने दे, हो गया, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो एक प्रकार से कभी कभी यही चीज़ सुनते सुनते व्यक्ति को लगने लगता है कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं निठल्ला हूँ, मैं पैदा ही क्यों हो गया, मैं इस दुनिया में क्यों आ गया। आप अपने आप पर लाचारी महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आपका जो चीज़ें हैं या जो कॉन्फिडेंस है, आत्मानुशासन है, अगर वो एक प्रकार से सही रहा तो आप इस चीज़ को निकाल पाएंगे, इस चीज़ से निकल पाएंगे। लेकिन अगर डीमोटिवेटर आपको लगातार परेशान करते हैं तो आप अगर थोड़े से भी नाजुक हैं तो आप ख़त्म हो जाएंगे, उसी समय आपका करियर ख़त्म, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है चीज़ों को जान पाते तो आप आगे बढ़ जाएंगे। कभी कभी स्कीमा आत्मपूरक प्रकृति की होती है। जब स्कीमा का स्वरूप आत्मपूरक प्रकृति का होता है, आत्मपूरक मतलब कि अपने आप को पूरा करने वाला, तो व्यक्ति स्कीमा की मांग के अनुरूप ना चाहते हुए भी व्यवहार करता है और इस तरह से उसका सामाजिक संज्ञान में विकृति उत्पन्न हो जाती है। और रोजेंथल तथा जैकोबसन
नाम के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययन के आधार पर इस तथ्य की संपुष्टि की है कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है, जब एक प्रकार से स्कीमा पूरक होती है तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति स्कीमा की मांग के अनुरूप ना चाहते हुए भी व्यवहार करने लगता है। स्कीमा जो चाहती है वैसा ही काम होने लगता है। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से मनोविकृतियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, मनोविदलता, तमाम प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन से 34 नंबर प्रश्न आप देखेंगे भैया। प्रश्न, संज्ञानात्मक तंत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ बताइए। संज्ञानात्मक जो तंत्र होता है, यानी कि एक प्रकार से जो ज्ञान को बढ़ाने वाला, समाज मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोधों से स्पष्ट होता है कि संज्ञानात्मक तंत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 2 तरह की जो है रणनीति अधिक उपयोगी होती है। पहली है स्वतः शोध संसाधन, यानी जो अपने अंदर है या खुद अपने आप शोध संसाधनों का जो है एक प्रकार से निर्माण करें। और अविवेचित संसाधन, ऐसे संसाधन जिन पर विवेचना नहीं हुई, उन चीज़ों को आप अगर अध्ययन करेंगे तो आपका संज्ञानात्मक तंत्र जो होगा वो आपका बढ़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे। आपका जो सोचने समझने की क्षमता होगी वो तीव्र होगी। गुणारोपण क्या है? गुणारोपण की परिभाषा दीजिए। फेल्डमैन महोदय कहते हैं कि दूसरे लोगों के व्यवहार के कारणों को समझाना तथा उसके बारे में निर्णय लेना ही गुणारोपण कहा जाता है। यानी कि दूसरे लोगों का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो व्यवहार कैसा है और क्यों है वो व्यवहार, तो उसके कारणों को समझाना ही, किसी दूसरे को किसी व्यक्ति के कारण के बारे में समझाना या उसके बारे में निर्णय लेना कि भाई फलाने व्यक्ति ऐसा ही होगा, वही गुणारोपण होता है। गुण का आरोपण करना कि भाई फलाने व्यक्ति का विचार ऐसा, यही गुणारोपण है। ठीक है। बेरोन और बन कहते हैं कि गुणारोपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग दूसरों के व्यवहारों के कारणों का निर्धारण करते हैं कि दूसरे व्यक्ति का व्यवहार क्यों ऐसा हुआ होगा करते, तथा उनके अस्थायीशील गुणों और चित्तवृत्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनके अस्थायीशील गुण मतलब कि जो उनके अंदर विद्यमान कुछ क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटी के बारे में, उनकी जो मानसिक दशा है, चित्तवृत्ति है, उसकी चित्तवृत्ति के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन से भैया, प्रश्न, गुणारोपण का अर्थ बताइए। तो गुणारोपण एक काफ़ी महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों का प्रत्यक्षण करता है, यानी किसी दूसरे के व्यवहार का प्रत्यक्षण करने वाला होता है, किसी दूसरे के व्यवहार के बारे में बता रहा होता है, तो उस समय वह मात्र इतनी ही जानकारी से संतुष्ट नहीं हो जाता कि उसने अमुक व्यवहार किया है, यानी कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया, बस केवल ये व्यवहार किया नहीं कि वो व्यवहार उसने, यानी कि मानते रमेश ने सुरेश को मारा, तो आपने बताया कि रमेश ने सुरेश को मारा, लेकिन रमेश ने सुरेश को क्यों मारा, इसकी व्याख्या जो है एक प्रकार से जब आप करेंगे तब आपका एक प्रकार गुणारोपण होगा। तो अमुक व्यवहार किया है कि मतलब ये संतुष्ट नहीं होता कि उसने क्या व्यवहार किया है, बल्कि वह उन व्यवहार के कारणों का अथवा उनकी उत्पत्ति के स्रोतों का, यानी वो व्यवहार क्यों किया, कैसे किया और किस लिए किया, आखिरकार उस व्यवहार की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्यों उसने मारा किसी को, तो उस उत्पत्ति के स्रोतों और मोटिवेटर, किसने प्रेरित किया मारने के लिए, इसका भी अनुमान कर लेता है। किसी व्यक्ति और उसके कार्यों और व्यवहारों को प्रत्यक्षण करते समय इस प्रकार का अनुमान कर लेना ही गुणारोपण कहलाता है। निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। जैसे मान लेते हैं रमेश ने सुरेश को एक झापड़ मारा। अब रमेश ने सुरेश को क्यों मारा, सुरेश को किसने उकसाया होगा रमेश को मारने के लिए, और सुरेश एक प्रकार से रमेश को आखिरकार क्यों मारा, इसका क्या कारण रहा, इसके तहत ज्ञाना ही एक प्रकार से गुणारोपण होता है। 37 नंबर पर से गुणारोपण के मूलभूत नियम बताइए। ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में एक प्रकार से आप देखिए, गुणारोपण अपने आप में एक टॉपिक है, परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा गया है। गुणारोपण के मूलभूत नियम बताइए। देखिए, गुणारोपण के मूलभूत नियम निम्नलिखित 4 हैं। पहला है सहपरिवर्तन का नियम, दूसरा है जो है आत्यंतिकता का नियम, तीसरा है नगण्य करने के नियम और चौथा संवर्धन का नियम। 38 नंबर पर से नगण्य करने के नियम बताइए। नगण्य करने के नियम, यह नियम इस बात पर बल डालता है कि किसी घटना के होने से संभावित कारणों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, गुणारोपण में किसी एक कारण की प्रत्याशित भूमिका की मात्रा घटती जाती है। जैसे कि यदि 5 आदमी मिलकर के संदूक को आगे बढ़ा रहे हों, तो उन सबके अलग अलग योगदानों को समझ पाना प्रत्यक्षणकर्ता के लिए एक कठिन और जटिल काम होगा। जैसे कि 5 लोग मिले हैं और 5 लोग संदूक को ढकेल रहे हैं, अब ऐसे में पता कर पाना कि कौन ज़्यादा बल लगा रहा है, कौन कम बल लगा रहा है, या कौन ज़्यादा एक प्रकार से इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो इसको जान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी तरह से जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाएगी, गुणारोपण उतनी ही कठिन होता जाएगा। यानी कि जैसे कि मान लेते 5 लोग अभी थे, 10 लोग आ जाएंगे तो और क्लियर नहीं होगा कि कौन व्यक्ति कैसा व्यवहार है किसका, या कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है, जटिल और अविश्वसनीय होता चला जाएगा। तो ये एक प्रकार से नगण्य करने का नियम होता है। इस तरीके से बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर जो ये चीज़ें होंगी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 39 नंबर प्रश्न है, गुणारोपण के सिद्धांत बताइए। गुणारोपण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित 4 तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है।
पहला है हाइडर का सहज मनोवैज्ञानिक गुणारोपण का सिद्धांत, हाइडर नाम के विद्वान के द्वारा ये मनोवैज्ञानिक गुणारोपण का सिद्धांत दिया गया। दूसरा है जोन्स और डेविस का सहसवादी अनुदान सिद्धांत। तीसरा है केली का सह परिवर्तन गुणारोपण का सिद्धांत। और चौथा है सेभर का गुणारोपण का सिद्धांत। ये चारों सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी व्यक्ति के बारे में जानने के बारे में, किसी व्यक्ति ने कौन सा व्यवहार किया, वो व्यवहार क्यों किया, उसके कारण की व्याख्या करना, ये सब जान पाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को समझा। ठीक है, इकाई नंबर आपने 3 इकाई को समझ लिया। इसके बाद में ठीक है लगभग 1 घंटे की क्लास भी हो चुकी है। तो अब हम अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक प्रकार से इकाई 3 तक मैंने समझ लिया है। इकाई 4, इकाई 5 और इकाई 6, 7, 8 ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लूँगा, उसमें मैं पूरा खत्म कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है।